Hello, hi, good morning, my dear and lovely students. I am your mentor Sonu Rathod and I welcome you all to your own learning platform, The Literature Room by Sonu. And I hope you all are doing well in your life and studying well also. Today, I am back with line-to-line explanation of chapter number 2, Evelyn, from our book Kaleidoscope. आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है. So let's start today's video. She sat at the window watching the evening invade the avenue. First of all, what is avenue? Avenue क्या होता है? Avenue is a street. किसी भी गली को या स्ट्रीट को अपन एवेन्यू बोलते हैं. इन्वेड का मतलब होता है ऑक्यूपाई कर लेना, किसी चीज पे अधिकार कर लेना. तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, शी यहाँ पर आया है एवलिन के लिए. तो एवलिन जो है वो विंडो के पास में बैठी हुई है और देख रही है कि किस तरीके से इवनिंग, शाम का जो अंधेरा है वो पूरी गली को ऑक्यूपाई कर रहा है. मतलब पूरी गली के अंदर इवनिंग का जो डार्कनेस है वो छा रहा है धीरे धीरे. मतलब इवनिंग का टाइम होता जा रहा है. Her head was leaned against the window curtains and in her nostrils was the odor of dusty cretonne. उसका जो सर था, लीनेट का मतलब होता है झुका हुआ होना, तो उसका जो सर था वो झुका हुआ था अगेंस्ट द विंडो कर्टन्स. खिड़की के ऊपर जो कर्टन्स लगे हुए थे, जो पर्दे लगे हुए थे, उनकी तरफ वो सर झुका करके, सर सटा करके बैठी हुई थी. एंड इन हर नोस्ट्रिल्स, और उनकी उसकी नाक के अंदर जिस चीज की उसको स्मेल आ रही थी वो क्या, कौन सी चीज थी? डस्टी क्रिटॉन. डस्टी मतलब रेत से भरे हुए, डस्ट से भरे हुए, और क्रिटॉन मतलब फ्लावरी कॉटन क्लोथ से बने हुए कोई भी कर्टन्स जो होते हैं उनको बोलेंगे क्रिटॉन. तो उसका जो सर था वो विंडो कर्टन की तरफ झुका हुआ था और उसके नाक में उन पर्दों से आने वाली डस्ट की जो स्मेल है वो उसकी नाक में आ रही थी. शी वॉज टायर्ड, वो काफी थकी भी लग रही थी. जिस पोजीशन में वो, जिस पोस्चर के साथ में वहां पर विंडो के पास वो बैठी हुई थी, काफी टायर्ड लग रही थी. फ्यू पीपल पास्ट, कुछ लोग, वो अब ऑफकोर्स वो एवेन्यू में, स्ट्रीट में देख रही है नीचे की क्या हो रहा है, तो कुछ लोग पास कर रहे थे, मतलब उस रोड पे कुछ लोग आ जा रहे थे. The man out of the last house passed on his way home. एक आदमी जो कि इस स्ट्रीट के अंदर, इस गली के अंदर लास्ट हाउस में रहता था, वो अपने घर से बाहर निकला हुआ था और अब वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था. She heard his footsteps clacking along the concrete pavement and afterwards crunching on the cinder path. उसको वहां पर अपने घर से विंडो के पास में बैठे बैठे उसको क्या क्या सुनाई दे रहा था? उसको फुट स्टेप्स की आवाजें सुनाई दे रही थी, कदमों से चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो क्लैकिंग का साउंड कर रही हो. क्लैकिंग का साउंड होता है खटखट, किसी चीज के खटखटाने की आवाज जो होती है. जैसे अपन किसी सॉलिड या कंक्रीट फुटपाथ पे चलते हैं, जैसे पक्की सड़क के ऊपर अपन चलते हैं, तो हमारे बूट्स से जो आवाज आती है वो होती है क्लैकिंग साउंड. मतलब टक 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 इस तरीके से साउंड आता है, तो उसको बोलते हैं क्लैकिंग साउंड. तो वो अपनी विंडो के पास में बैठी बैठी रोड के ऊपर जो भी हलचल, जो भी मूवमेंट हो रहा था उनको नोटिस कर रही थी. उसके कानों में आवाजें सुनाई दे रही थी. क्लैकिंग का साउंड जो कि किसी के फुट स्टेप से चलने की आवाजें आ रही थी उसका था, क्योंकि वो इंसान कंक्रीट पेवमेंट पे, मतलब पक्की रोड पे, पक्की सड़क पे चल रहा था. और उसके बाद में उसको साउंड सुनाई दिया क्रंचिंग का. क्रंचिंग का साउंड होता है चरमराने का. वो जो साउंड होता है वो होता है क्रंचिंग, क्योंकि फिर वही आदमी किस चीज के ऊपर चल रहा था? सिंडर पाथ. सिंडर पाथ क्या होता है? जैसे कोयला या फिर लकड़ी के टुकड़े या कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनसे मिलके बनाया गया कच्चा रास्ता. तो कच्चे रास्ते पर चलेंगे तो ऑफकोर्स वो जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो हमारे पैरों से क्रश होंगे, तो क्रंचिंग का साउंड आता है. तो ऑफकोर्स वो वहां पर अपनी विंडो में बैठे बैठे देख रही थी लोगों को पास होते हुए रोड पर, और सुन रही थी क्लैकिंग और क्रंचिंग का साउंड, क्योंकि जो लोग कंक्रीट पेवमेंट पे चल रहे थे उनके पैरों से क्लैकिंग का साउंड आ रहा था, और जो लोग सिंडर पाथ पे चल रहे थे उनके पैरों से क्रंचिंग का साउंड आ रहा था. बिफोर द न्यू रेड हाउस, और वो जो नया घर बना हुआ था एक रेड कलर का, उसके सामने लोग आ जा रहे थे बार बार. वन टाइम देयर यूज्ड टू बी अ फील्ड there in which they used to play every evening with other people's children. अब ये जिस स्ट्रीट के अंदर रहती थी, जिस गली के अंदर इसका मकान था जहां पर ये रहती थी, उस गली के बारे में बात कर रही है कि ये जो गली है यहाँ पर किसी समय में एक फील्ड हुआ करता था. एक ये जो गली है, ये अभी तो बहुत सारे मकान बन गए हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन कभी ये एक खेत हुआ करता था, एक मैदान हुआ करता था, जहां पर ये सारे के सारे लोग जो हैं
एवलिन, इसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दूसरे लोगों के बच्चों के साथ में मिलकर के गेम्स खेला करते थे। तो ये अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है कि बचपन के दिनों में ये कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय किया करती है, और उस टाइम पे ये उतनी अनहैप्पी नहीं थी जितनी कि आज है। Still they seem to have been rather happy then, लेकिन फिर भी उस टाइम पे चाइल्डहुड डेज में वो अब से ज्यादा खुश लगा करते थे। हर फादर वॉज नॉट सो बैड देन, उसके फादर इनके बचपन के दिनों में उतने बुरे भी नहीं थे, उनका टेम्पर, उनका बिहेवियर जो है वो उतना बुरा भी नहीं था जितना कि अब हो गया है। एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इसके साथ ही, इसके साथ ही और क्या था, हर मदर वॉज अलाइव, और उसकी मदर भी जिंदा थी। तो इसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां भी नहीं आ रखी थी, उसके फादर का बिहेवियर भी, मूड भी काफी अच्छा रहता था, इसकी मदर भी जिंदा थी। तो ये सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, इसकी वजह से इनका बचपन काफी अच्छा था। अगर वो उस लाइफ को अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ से कंपेयर कर रही है तो वो काफी सैड हो रही है, क्योंकि उन दिनों के मुकाबले अभी इसकी लाइफ में काफी सारी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स आ गई है। That was a long time ago. ये बहुत पुरानी बातें हैं, काफी समय हो गया है इन बातों को। She and her brothers and sisters were all grown up. लेकिन अब जो है एवलिन खुद, उसके जो दो भाई हैं, एक का नाम जो पहले मेंशन हो चुका है अर्नेस्ट, वो, और एक और भाई है वो, और इसकी बहनें, ये सारे के सारे अब बड़े हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। एंड हर मदर वॉज डेड, और अब इनकी मदर जो है वो भी एक्सपायर हो चुकी है। मतलब अब चाइल्डहुड डेज से प्रेजेंट टाइम में सिचुएशंस काफी चेंज हो चुकी हैं। टेजिडन वॉज डेड, इनके जो फ्रेंड सर्कल था उसके बारे में बता रही है कि टेजिडन नाम का जो फ्रेंड था वो अब मर चुका है। एंड दी वॉटर्स हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड, और जो वॉटर्स थे जो कि इनके साथ खेलने के लिए आया करते थे, वो वॉटर्स भी है जो अब वापस इंग्लैंड जा चुके हैं। तो इनका पूरा फ्रेंड सर्कल भी टूट गया है, अब इनकी एज भी बढ़ गई है, इनकी मदर भी एक्सपायर हो चुकी है, और साथ में इनके फादर भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, काफी स्ट्रिक्ट और अब्यूजिव नेचर के हो गए हैं। तो सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ बदल रहा है। नाउ शी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक दी अदर्स टू लीव हर होम। अब एवलिन भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह ही अपने घर को छोड़ के जाने वाली है, जैसे कि बाकी लोग चले गए। जैसे यहाँ पर बताया ना कि वॉटर्स इंग्लैंड चले गए थे वापस, अब ये कह रही है कि अब तो मैं भी अपने घर को छोड़ने। Then a man from Belfast bought the field and built houses in it. उसके बाद में एक आदमी जो है वो बेलफास्ट से आया। बेलफास्ट जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है। तो वहां से एक आदमी आता है और वो उस बड़े से मैदान को, बड़े से खेत को खरीद लेता है और उसके अंदर हाउसेस बनाने लगता है। तो फिर वो हमारे जो खेलने की जगह है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और वहां पर अलग अलग कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो जाते हैं, अलग अलग घर बनने लग जाते हैं। Not like their little brown houses, but bright brick houses with shining roofs. और वहां पर जो अलग अलग तरह के मकान बन रहे थे वो हमारे इस पुराने से छोटे से ब्राउन कलर के घर जैसे नहीं बन रहे थे, लेकिन नए मकान बन रहे थे जिनके अंदर ब्राइट चमकीली ब्रिक्स लगी हुई थी। उन चमकीली ब्रिक्स से बने हुए वो हाउसेस थे जिनकी जो रूफ्स थी, रूफ्स का मतलब होता है छतें, जिनकी जो छतें थी काफी शाइनिंग थी, काफी ग्लिटरिंग थी। मतलब वो घर काफी अच्छे थे एज कंपेयर टू हमारे वाले घर से। The children of the avenue used to play together in that field. अब इससे पहले कि वो जो बेलफास्ट से आदमी आया था उसने वो खेत खरीदा और वहां पर मकान बनाने स्टार्ट कर दिए, इससे पहले तो वो एक मैदान ही था, वो एक बड़ा सा फील्ड था। वहां पर जो हमारी एवेन्यू, इस गली के जो भी बच्चे हैं वो खेला करते थे उस फील्ड के अंदर, सारे के सारे बच्चे इकट्ठा होकर के। अब ये बता रहे हैं कि कौन कौन बच्चे इकट्ठा होते थे। द डेवाइन्स। अब डेवाइन्स ये जो भी हैं कैपिटल लेटर से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे के सारे सरनेम हैं। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं शर्माज, वर्माज, मल्होत्रास, वैसे ही यहाँ पर ये सरनेम्स दिए हुए हैं कि डेवाइन्स मतलब डेवाइन्स के जो बच्चे थे वो वॉटर्स, डंस, ये सारे के सारे बच्चे जो वो आते थे खेलने के लिए वहां पर। और वहां पर एक लिटिल केओग, एक छोटा बच्चा भी आता था जिसका नाम क्या था, केओग। वो लड़का क्या था, क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है अपंग होना, विकलांग होना। तो वो बच्चा क्रिपल था, मतलब विकलांग था।
शी एंड हर ब्रदर्स एंड हर सिस्टर्स, और वहां पर एवलिन भी खेला करती थी, उसके जो 2 ब्रदर्स थे वो भी खेलते थे, और इसकी जो छोटी बहनें थी वो भी, सारे के सारे बच्चे, मतलब जैसे पूरी सोसाइटी के, पूरी कॉलोनी के, पूरी एवेन्यू के, गली के जो बच्चे इकट्ठा होकर के वहां पर खेला करते थे। उनमें डेवाइंस, वॉटर्स, डंस और वो जो छोटा केओब जो कि क्रिपल था, अपंग था, वो सारे बच्चे वहां पर शामिल थे। उनके साथ में एवलिन, एवलिन के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो सारे के सारे मिलकर के उस मैदान में, उस फील्ड में खेला करते थे और एंजॉय किया करते थे अपना चाइल्डहुड। अर्नेस्ट हाउएवर नेवर प्लेड, लेकिन इसका जो ब्रदर है, बड़ा भाई जो है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं, इसका जो बिग ब्रदर है जिसका नाम है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट कभी भी नहीं खेलता था इनके साथ में। He was too grown up, क्योंकि वो खेलने के लिए काफी बड़ा हो गया था, मतलब वो इतना बड़ा हो गया था कि बच्चों के साथ में खेलना उसको ठीक नहीं लगता था, इसीलिए वो हमारे साथ में कभी भी नहीं खेलता था। Her father used often to hunt them in and out of the field with his black thorn stick. और जब भी ये फील्ड के अंदर खेलने के लिए जाते थे तो इनके जो फादर हैं वो हमेशा ही इनको ढूंढने के लिए आया करते थे, उस फील्ड के बाहर और अंदर की तरफ आसपास में घूमा करते थे। क्या लेकर के? अपनी ब्लैक थॉर्न स्टिक लेकर के। ब्लैक थॉर्न क्या होती है? एक काले कांटों वाली एक झाड़ी होती है, तो उस झाड़ी से उन्होंने एक स्टिक बनाई हुई थी मारने के लिए, तो वो ब्लैक थॉर्न स्टिक लेकर के अपने हाथ में घूमा करते थे, बच्चों को ढूंढा करते थे कि बच्चे कहाँ चले गए। बट यूजुअली लिटिल केओब यूज्ड टू कीप निक्स, लेकिन अक्सर क्या होता था कि वो जो छोटा केओब था, ऑफ कोर्स वो क्रिपल था, अपंग था, तो ऑफ कोर्स वो खेल तो सकता नहीं है, तो वो क्या करता था, ग्रुप के अंदर शामिल रहता था और वो ही यूजुअली क्या करता था, निक्स किया करता था। निक्स का मतलब होता है जासूसी करना या नजर रखना, तो वो अक्सर नजर रखा करता था इनके फादर के ऊपर, कि जब जैसे ही फादर आते हैं तो वो बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया करता था और बच्चे वहां से रन आउट हो जाते थे, भाग जाते थे। एंड कॉल्ड आउट व्हेन ही सॉ हर फादर कमिंग, और जैसे ही उसको उन बच्चों के फादर आते हुए दिखाई देते थे तो ये उनको आवाज मार करके वार्निंग दे दिया करता था और वो बच्चे वहां से रवाना हो जाते थे। इस तरीके से ये भी उन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया करता था। तो यहाँ पर एवलिन जो है वो अपने चाइल्डहुड डेज को याद करती है कि चाइल्डहुड डेज में कैसे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और काफी ये लोग बिजी रहते थे, कैसे उन बच्चों के साथ में मिलकर खेला करते थे, और लिटिल केओ को याद करती है कि कैसे वो नजर रखा करता था उनके फादर पे। तो ये सारी चीजें उसके बचपन में कितनी हैप्पीनेस उसको प्रोवाइड किया करती थी, कितनी जॉयफुल उसकी लाइफ थी, ये सारी चीजें वो याद करती है और अपनी पुरानी लाइफ के साथ में कंपेयर करती है अपनी नई लाइफ को। seem to have been rather happy then, लेकिन फिर भी उस टाइम पे चाइल्डहुड डेज में वो अब से ज्यादा खुश लगा करते थे। Her father was not so bad then, उसके फादर इनके बचपन के दिनों में उतने बुरे भी नहीं थे, उनका टेम्पर, उनका बिहेवियर जो है वो उतना बुरा भी नहीं था जितना कि अब हो गया है। एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इसके साथ ही, इसके साथ ही और क्या था, हर मदर वॉज अलाइव, और उसकी मदर भी जिंदा थी, तो इसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां भी नहीं आ रखी थी, उसके फादर का बिहेवियर भी, मूड भी काफी अच्छा रहता था, इसकी मदर भी जिंदा थी, तो ये सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, इसकी वजह से इनका बचपन काफी अच्छा था। अगर वो उस लाइफ को अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ से कंपेयर कर रही है तो वो काफी सैड हो रही है, क्योंकि उन दिनों के मुकाबले अभी इसकी लाइफ में काफी सारी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स आ गई है। That was a long time ago, ये बहुत पुरानी बातें हैं, काफी समय हो गया है इन बातों को। She and her brothers and sisters were all grown up, लेकिन अब जो है एवलिन खुद, उसके जो 2 भाई हैं, एक का नाम जो पहले मेंशन हो चुका है अर्नेस्ट, वो, और एक और भाई है वो, और इसकी बहनें, ये सारे के सारे अब बड़े हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। एंड हर मदर वॉज डेड, और अब इनकी मदर जो है वो भी एक्सपायर हो चुकी है, मतलब अब चाइल्डहुड डेज से प्रेजेंट टाइम में सिचुएशंस काफी चेंज हो चुकी हैं। टेजिडन वॉज डेड, इनके जो फ्रेंड सर्कल था उसके बारे में बता रही है कि टेजिडन नाम का जो फ्रेंड था वो अब मर चुका है। एंड दी वॉटर्स हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड, और जो वॉटर्स थे जो कि इनके साथ खेलने के लिए आया करते थे, वो वॉटर्स भी है जो अब वापस इंग्लैंड जा चुके हैं। तो इनका पूरा फ्रेंड सर्कल भी टूट गया है, अब इनकी एज भी बढ़ गई है, इनकी मदर भी एक्सपायर हो चुकी है, और साथ में इनके फादर भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, काफी स्ट्रिक्ट और अब्यूजिव नेचर के हो गए हैं, तो सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ बदल रहा है। नाउ शी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स टू लीव हर होम, अब एवलिन भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह ही अपने घर को छोड़ के जाने वाली है, जैसे कि बाकी लोग चले गए, जैसे यहाँ पर बताया ना कि वॉटर्स इंग्लैंड चले गए थे वापस, तो एवलिन भी जो है वो अब वॉटर्स की तरफ जाने वाली थी, जिस तरीके से वॉटर्स चले गए थे इंग्लैंड,
आयरलैंड को छोड़ करके, डबलिन को छोड़ करके, वैसे ही एवलिन जो है वो कहती है कि अब सब कुछ बदल रहा है और अब वो भी जाने वाली है दूसरे लोगों की तरह अपने घर को छोड़ करके। होम, जब वो ऐसे कहती है कि अपने घर को छोड़ करके जाने वाली है, तो वो जो वर्ड होता है घर, वो उसके माइंड में क्लिक होता है। एंड शी लुक्ड राउंड द रूम रिव्यूइंग ऑल इट्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स व्हिच शी हैड डस्टेड वंस अ वीक फॉर सो मेनी इयर्स, वंडरिंग वेयर ऑन अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम। अब जैसे ही वो घर बोलती है तो वैसे ही ये शब्द उसके माइंड में क्लिक होता है और ये बोलते ही अपनी नजर पूरे चारों तरफ पूरे घर में वो घुमाती है और उस घर के अंदर जो भी जाने पहचाने ऑब्जेक्ट्स, चीजें जो रखी हुई थी उनको रिव्यू करती है, उनको देखती है, चारों तरफ वो देखती है सारे सामान को, सारी चीजों को जिनके साथ में उसका अटैचमेंट हो चुका था, उसका एक लगाव हो चुका था, उन सारी चीजों को देखती है। वो सारी चीजें जिनकी वो कम से कम वीक में एक बार तो उनकी डस्टिंग किया करती थी, उनकी साफ सफाई किया करती थी काफी सालों से, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बचपन से लेकर अब तक जब वो 19 ईयर्स की हो गई है तब तक वो उसी घर में रह रही है, तो उस घर के अंदर चीजों की साफ सफाई किया करती थी वो वीकली। तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को वो बहुत ध्यान से देखती है और वंडर करती है, सोचती है कि हे भगवान, इस धरती पर इतनी सारी मिट्टी आती कहाँ से है कि मुझे हर हफ्ते इन सारे ऑब्जेक्ट की सफाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये वंडर करती है अपनी लाइफ के ऊपर और ऑफ कोर्स पुराने दिनों को याद करके वापस से अपने नए दिनों में आती है और उनको कंपेयर करती है कि किस तरीके से मैं पहले अपने चाइल्डहुड डेज में इतने हैप्पी रहा करती थी, मेरे फादर भी ठीक थे और मेरी मदर भी उस टाइम अलाइव थी, लेकिन अब मेरी जो सिचुएशन है कुछ और हो चुकी है, तो अब भी मैं अपनी इस टायरिंग लाइफ से चली जाऊंगी दूर दूसरे लोगों की तरह। और फिर देखती है कि ये घर जिसको इतने दिन मैंने संभाला, इसके हर एक ऑब्जेक्ट्स की वीकली मैंने डस्टिंग करी, तो इतनी सारी मिट्टी इस घर में आती कहाँ से है। तो इस तरीके से उसका थॉट प्रोसेस जो है वो उसके माइंड में चल रहा था। तो वो अपने घर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए थोड़ा सा म्यूजिंग करती है, अपनी लाइफ के ऊपर कंटेम्पलेट करती है। परहैप्स शी वुड नेवर सी अगेन दोज फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स from which she had never dreamed of being divided। क्योंकि अब वो घर को छोड़ के जा रही थी, फ्रेंड के साथ में भाग रही थी, तो वो सोचती है कि शायद अब वो कभी भी इन सारे फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स को कभी नहीं देख पाएगी, वो सारी चीजें जिनसे अलग होने के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एंड येट ड्यूरिंग ऑल दोज इयर्स शी हैड नेवर फाउंड आउट द नेम ऑफ द प्रीस्ट whose yellowing photograph hung on the wall above the broken harmonium beside the color print of promises made to blessed Margaret Mary Alacoque। क्या कहती है आगे कि हालांकि ये बचपन से लेकर के 19 ईयर्स की हो चुकी है, तो ये पूरे सालों में ये उसी घर के अंदर रही है, लेकिन इतने सालों तक उस घर में रहने के बावजूद भी, उस घर की इतनी डस्टिंग करने के बावजूद भी इसको अभी तक ये नहीं पता था कि उस घर के अंदर जो प्रीस्ट का फोटोग्राफ लगा हुआ है दीवार के ऊपर, प्रीस्ट मतलब कोई पुजारी या साधु अपन कह सकते हैं, जो भी प्रीस्ट का फोटो दीवार के ऊपर लगा हुआ है, येलो कलर का फोटोग्राफ जो है वो दीवार पे लगा हुआ है एक टूटे हुए हारमोनियम के ऊपर, और जिसके साइड में जो कि है काफी सारे प्रोमिसेस लिखे हुए हैं, मतलब काफी सारी आदर्श वाक्य या फिर आदर्श बातें जो होती है वो लिखी हुई है, जो कि किसके प्रति लिखी गई है, ब्लेस्ड मार्गरेट मैरी एलेकोक। ये जो है एक फ्रांस की फेमस नन थी जिसने कि जीसस क्रिस्ट की बातों को आगे फैलाया था, लोगों को इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था जीसस क्रिस्ट को फॉलो करने के लिए। तो ब्लेस्ड मार्गरेट मैरी एलेकोक जो है उनके प्रोमिसेस लिखे हुए थे दीवार के ऊपर, मान लो कोई फोटोग्राफ लगाई हुई है, उसी के पास में नीचे एक टूटा हुआ हारमोनियम रखा है और उसी के पास में ऊपर एक येलो कलर की फोटोग्राफ लगाई हुई है एक प्रीस्ट की। तो वो जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, इसका नाम ये आज तक भी जान नहीं पाई थी, इसको नहीं पता था कि ये पुजारी कौन है, इनका फोटोग्राफ हमारे घर में क्यों है, तो कुछ भी नहीं जानती थी उनके बारे में। He had been a school friend of her father। ये जो प्रीस्ट थे ये उसके फादर के स्कूल फ्रेंड रह चुके थे। Whenever he showed the photograph to a visitor, her father used to pass it with a casual word, "He is in Melbourne now।" तो जब भी कभी मान लो इनके घर पे कोई विजिटर आता था और उनको ये उस प्रीस्ट की फोटो दिखाते थे, तो हमेशा ही उनके जो फादर थे वो इस प्रीस्ट की, इस पुजारी की फोटो कुछ कैजुअल बातों के साथ में दिखाते थे, जैसे ये फोटो दिखा रहे हैं, और साथ में वो ये डायलॉग हमेशा बोला करते थे कि ये आदमी, ये पुजारी जो है अब मेलबोर्न के अंदर रहता है, क्योंकि ये जो प्रीस्ट था फादर का स्कूल फ्रेंड था। तो ऑफकोर्स ये उनके बारे में ये कैजुअली लोगों को बताया करते थे, इन्फॉर्म किया करते थे। अब कहने का क्या मतलब है इस लाइन में कि इतने सालों से
ये जो एवलिन है उस घर के अंदर रह रही थी, उस घर की चीजों का ध्यान रख रही थी, साफ सफाई रख रही थी, बट नॉट एज अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं। वो इस घर में रह रही थी, सबका ध्यान रख रही थी, सबका काम कर रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि उसको उस घर में रहने में इंटरेस्ट था, बट आउट ऑफ ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सबका ध्यान रखना, क्योंकि उसने अपनी मरती हुई माँ से प्रॉमिस किया था इस बात के लिए। तो ऑफकोर्स अगर इंटरेस्ट होता तो उसको पता होता कि वो प्रीस्ट कौन है, लेकिन ऑफकोर्स वो सिर्फ और सिर्फ बड़े ही नीरस मन से, मोनोटोनस जो एक एटीट्यूड होता है उसके साथ में उस घर में रह रही थी और अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रही थी। तो इसको अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो प्रीस्ट कौन है, क्योंकि उसके फादर का ही बिहेवियर उसकी तरफ अच्छा नहीं था, तो प्रीस्ट के बारे में इसको क्यों ही पता होगा, जो कि उसके फादर के एक स्कूल फ्रेंड थे। शी हैड कंसेंटेड टू गो अवे टू लीव हर होम। अब शी आया है एवलिन के लिए। एवलिन जो है वो बिल्कुल कंसेंटेड हो गई थी। कंसेंटेड का मतलब होता है एग्री करना, किसी चीज पे सहमति दिखाना। तो एवलिन जो है वो बिल्कुल राजी हो गई थी जाने के लिए कि इसको बस अपने घर से दूर जाना है, इसको भागना ही है, टू लीव हर होम, बस अपने घर को छोड़ के इसको जाना ही है। तो इस बात के लिए बिल्कुल राजी हो गई थी, तैयार कर लिया था उसने अपने आप को। वॉज दैट वाइज, वो कह रही है कि लेकिन मेरा ये जो डिसीजन है क्या ये सही है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, तो इस तरीके से सोचती है। शी ट्राइड टू वे ईच साइड ऑफ द क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को हर एक तरीके से नापने की, तोलने की कोशिश करती है। मतलब देखिए कोई भी सिचुएशन होती है उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, मतलब उसके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो ये कह रही है कि मैंने भागने के बारे में सोच तो लिया है, इस घर से दूर चली जाऊंगी मैं, ऐसा तो मैंने डिसीजन ले लिया है, लेकिन क्या ये मेरा डिसीजन वाइज है, क्या मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन किया है? तो इस सवाल को हर एक एंगल से वो मेजर करने की कोशिश करती है। इन हर होम एनीवे शी हैड शेल्टर एंड फूड। क्या कहती है कि ये घर जहां पर मैं रह रही हूं, मुझे यहाँ पर शेल्टर मिलता है, मतलब रहने के लिए जगह मिलती है, एंड फूड, यहाँ पर 3 वक्त का खाना मुझे मिलता है। शी हैड दोज whom she had known all her life about her, और यहाँ पर उसके आसपास में इतने सारे लोग हैं जिनको उसने पूरी जिंदगी भर से जाना है, मतलब बचपन से लेकर के अब तक ये उन लोगों को जानती है। तो इसके जान पहचान के जो एक्वेंटेंस है, परिचित लोग जो है वो भी इसके आसपास में रहते हैं। तो यहाँ पर रहने के क्या क्या फायदे हैं उनको मेजर कर रही है। ये कह रही है कि मुझे यहाँ पर शेल्टर मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, 3 वक्त का खाना मिलता है, यहाँ पर मेरे आसपास में मेरे वही लोग रहते हैं जिनको मैं बचपन से जानती हूँ या काफी लंबे समय से जानती हूँ। ऑफ कोर्स शी हैड टू वर्क हार्ड, लेकिन हाँ इस बात में भी बिल्कुल सच्चाई है कि उसको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता था, काफी लेबर करना पड़ता था, उसको मेहनत करनी पड़ती थी, बोथ इन दी हाउस एंड एट बिजनेस, दोनों ही जगह उसको अपने घर में भी बहुत काम करना पड़ता था और जहां पर वो जॉब करने के लिए जाती थी, पैसे कमाने के लिए जाती थी, वहां पर भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो इस बात में भी बिल्कुल कोई झूठ नहीं था, ये बात भी, ये फैक्ट भी बिल्कुल सच था। What would they say of her in the stores when they found out that she had run away with a fellow? जब उन लोगों को स्टोर्स पे पता चलेगा, दुकानों पे पता चलेगा कि एवलिन नाम की जो लड़की है वो किसी लड़के के साथ में, किसी फेलो के साथ में भाग गई है, तो वो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या सोचेंगे? तो फियर ऑफ सोसाइटी जो है वो यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि इसको सोसाइटी के बारे में भी काफी कंसर्न है कि लोग उसके बारे में गलत ना सोचे, गलत ना बोले। तो जिस स्टोर पे ये काम करती है तो ऑफकोर्स उस एरिया में वहां पर उसको सब जानते हैं। तो ये कह रही है कि वो दुकान वाले लोग क्या बोलेंगे जब उनको पता चलेगा कि एवलिन जो है वो किसी लड़के के साथ में भाग गई है। तो यहाँ पर फियर ऑफ सोसाइटी शो हो रहा है। से शी वॉज अ फूल परहैप्स, वो लोग कहेंगे कि भाग गई, अच्छा वो लड़की बिल्कुल बेवकूफ थी जो भाग गई किसी लड़के के साथ में, वो लोग ऐसा कहेंगे शायद। एंड हर प्लेस वुड बी फिल्ड अप बाय एडवर्टीजमेंट, और उसका जो जगह है, ऑफ कोर्स ये भाग जाएगी तो उस शॉप पे उस वर्कर का जो प्लेस है वो वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसकी जो पोस्ट है वो वापस से रिफिल कर दी जाएगी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे करके कि हमें ऐसे ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है, तो एवलिन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब एवलिन के जाने की वजह से वो जो जगह खाली हुई है उसको फिर एडवर्टाइजमेंट दे करके फिर से रिफिल कर दिया जाएगा और ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। मिस गैविन वुड बी ग्लैड,
और मिस गैवन को तो बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर मैं उनकी दुकान को छोड़ करके चले जाऊं। मिस गैवन वो लेडी है जिनकी शॉप के ऊपर, जिनकी स्टोर्स, जिनकी एवलिन जो है वो काम करती है, ड्यूटी करती है। तो मिस एवलिन एक तरीके से इसकी मालकिन है। तो ये कह रही है मिस एवलिन तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती, तो उनको बड़ी खुशी होगी अगर मैं उनको उनके स्टोर पे काम करना बंद कर दूं या भाग जाऊं। शी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर। मिस गैविन जो है उसको हमेशा से ही, हैड एन एज का मतलब होता है डिसलाइकिंग होना, नापसंदगी होना। तो मिस गैविन को हमेशा से ही एवलिन के लिए एक तरह की नापसंदगी है, डिसलाइकिंग है उसके मन में। स्पेशली वेन एवर देयर आर पीपल लिसनिंग, और स्पेशली तब वो अपनी इस डिसलाइकिंग को दिखाती है जब आसपास में लोग सुनने के लिए इकट्ठा हो रखे हों। तब वो मिस गैविन कहती है, कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग कहती है जिसकी वजह से मिस गैविन काफी शर्मसार महसूस करती है, अशेम्ड महसूस करती है। तो वहां पर मिस गैविन जो है वो अपनी डिसलाइकिंग दिखाती है कि मैं इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में एवलिन जो है वो पूरा मेजर कर रही है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड सोच रही है कि अगर वो भाग जाती है, ऑफ कोर्स उसने ऐसा डिसीजन ले लिया है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को वो कंसीडर करती है। और वो सोचती है कि अगर वो भाग जाएगी तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, और उसके यहाँ रहने से क्या फायदे हैं, यहाँ भाग जाने से क्या फायदे हैं, सोसाइटी उसको कैसे कंसीडर करेगी, लोगों के ऊपर उसके भागने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को वो कंसीडर करती है, मतलब बहुत ज्यादा सोचती है। मिस गैविन जो है जिनकी स्टोर में एवलिन काम किया करती है, तो मिस गैविन कैसे ट्रीट करती थी उसको, जब आसपास में लोग सुनने वाले होते थे या सुनने के लिए कुछ कस्टमर्स खड़े हुए होते थे, तो उनके सामने उसको ज्यादा इंसल्टिंग वे में वो बात किया करती थी, उसको ट्रीट किया करती थी। क्या कहती थी मिस गैविन? मिस हिल, डोंट यू सी दीज लेडीज आर वेटिंग। मिस गैविन कहती थी कि मिस हिल, हिल जो है वो एवलिन का सरनेम है, मिस एवलिन हिल। तो कहती मिस एवलिन या मिस हिल, क्या तुमको दिखाई नहीं देता ये जो लेडीज है ये वेट कर रही हैं काफी देर से, तो तुम इनको अटेंड क्यों नहीं कर रही हो? इस तरीके से उसको बोलती। लुक लाइवली मिस हिल प्लीज। क्या कहती वो एवलिन को? मिस गैविन एवलिन से कहती कि एवलिन थोड़ा सा लाइवली दिखो, लाइवली मीन्स एक्टिव, थोड़ा सा एक्टिव दिखो। इस तरीके से क्या तुम मरी मरी काम कर रही हो? तो कहती थोड़ा सा एक्टिव दिखो प्लीज। इस तरीके से उसको इंसल्ट करने की कोशिश करती कस्टमर्स के सामने। She would not cry many tears at leaving the stores. तो अब एवलिन अपने बारे में बता रही है कि ये स्टोर छोड़ने में तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैं बिल्कुल भी इमोशनल फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इस स्टोर की जो मालकिन थी मिस गैविन, उनका बिहेवियर इसके साथ में कभी भी अच्छा नहीं था। तो ये कह रही है कि मैं मैनी ए टीयर्स, मतलब बहुत ज्यादा आंसू नहीं बहाऊंगी इस स्टोर को छोड़ने से पहले। बट इन हर न्यू होम, इन अ न्यू डिस्टेंट अननोन कंट्री, इट वुड नॉट बी लाइक दैट। लेकिन जब वो फ्रेंड के साथ में चली जाएगी दूसरे शहर में, अब उस शहर का नाम नहीं बताया लेकिन आगे मेंशन करेंगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि उस शहर का नाम जो है वो ब्यूनस आयरस है। तो ये कह रही है कि ब्यूनस आयरस के अंदर जब वो नए होम में चली जाएगी फ्रेंड के साथ में, उस बहुत ज्यादा दूर एक अनजाने शहर में चली जाएगी जो कि यहाँ से काफी दूर है, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब वहां पर इसके लिए जो ट्रीटमेंट होगा लोगों का वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, क्योंकि वहां पर उसे कोई भी नहीं जानता होगा, सब लोग रिस्पेक्ट के साथ में इसको ट्रीट करेंगे, अच्छा बिहेवियर इसके साथ में करेंगे, ऐसा ये सोच रही है। देन शी वुड बी मैरिड, वहां पर जाकर के वो शादी कर लेगी। शी एवलिन, वो कौन? वो एवलिन, वो अपने बारे में सोचती है कि वहां पर जाकर के वो मैरिड हो जाएगी, फ्रेंड के साथ में शादी कर लेगी, और वहां पर उसकी जो न्यू लाइफ होगी बिल्कुल यहाँ से अलग होगी। पीपल वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट, देन लोग वहां पर उसको रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करेंगे, वहां पर उसको काफी इज्जत मिलेगी, काफी रिस्पेक्टेड वे में उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, वो ट्रीटमेंट जो कि उसको यहाँ पर नहीं मिलता। शी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन, उसको वहां पर उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे कि इसकी मदर को यहाँ पर किया जाता था। इसका मतलब ये है कि इसकी मदर जो है उसने पूरी लाइफ टाइम अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज करी, घर के जो भी मेंबर्स हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनके लिए काम किया, उनके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, लेकिन लास्ट में जो है एट द एंड एक हाउसवाइफ को क्या मिलता है? कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कोई इज्जत से उनसे बात तक नहीं करता है, कोई भी तरीके का एक रेवरेंस या फिर अपन कहते हैं उनकी कोई डिग्निटी नहीं रहती, अपन उनको कुछ भी नहीं समझते। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट इसकी मदर को मिलता था। तो अपनी मदर की कंडीशन इसने देखी थी कि कैसे उनकी कंडीशन थी, तो ये कहती है कि मैरिड होकर के जब ये वहां पर रहेगी ब्यूनस आयरस में, तो वहां पर इसको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा, लोग इसको रिस्पेक्टेड वे में ट्रीट करेंगे, और उस तरीके से तो बिल्कुल भी इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे कि इसकी माँ को किया जाता था। इवन नाउ
she was over 19, she sometimes felt herself in danger of her father's violence. ये क्या कहती है कि हालांकि अभी इसकी जो उम्र है वो 19 साल से ऊपर हो गई है, वो अब एक टीनेजर नहीं रही है, अब ये मैच्योर हो रही है धीरे धीरे, तो 19 से ऊपर इसकी एज हो गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसको अपने ऊपर डेंजर फील होता है, खतरा फील होता है। किसकी वजह से? अपने फादर की वॉयलेंस की वजह से, क्योंकि उसके फादर काफी वॉयलेंट नेचर के हैं, काफी अब्यूजिव उनका नेचर है और काफी स्ट्रिक्ट एट द सेम टाइम। तो ये कहती है हालांकि वैसे एज वाइज अगर मुझे देखा जाए तो मैं काफी मैच्योर हो गई हूँ और अब मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से हैंडल करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे अपने ऊपर कभी कभी डेंजर फील होता है अपने फादर के उस अब्यूजिव और वॉयलेंट नेचर की वजह से। She knew it was that had given her the palpitations. उसको ये पता था कि यही एक अकेली चीज है जिसने उसको पैल्पिटेशंस दिए थे। पैल्पिटेशंस का मतलब होता है फास्ट हार्ट बीट। जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इंसान नर्वस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पैल्पिटेशंस। तो ये कहती है कि मेरे फादर का बिहेवियर ही एक अकेली ऐसी चीज है जो मुझे पैल्पिटेट कर देता है, मतलब मेरे दिल की धड़कन तेज कर देता है, मैं घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ और मुझे काफी नर्वस फील होता है। तो यहाँ पर ये मेजर कर रही है कि नए घर में जब चली जाएगी फ्रेंड के साथ में, तब उसकी लाइफ कैसे होगी एज कम्पेयर टू हर मदर्स लाइफ। वो कभी भी अपनी मदर की जैसा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है वो उसको उसी पोजीशन पे लेकर के आ गए हैं। अब ये भी चाहती है कि ये अपनी लाइफ में हैप्पी रहे, सिर्फ ये ही उदास क्यों रहे, ये भी खुश रहना चाहती है, मैरी होना चाहती है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती है, फ्रेंड के साथ में खुश रहना चाहती है। तो इसीलिए वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर ही ऐसे जिनसे मुझे कभी कभी डेंजर अपनी लाइफ में फील होता है। एवलिन आगे कंटिन्यू करती है, When they were growing up, he had never gone for her like he used to go for Harry and Ernest. जब ये लोग छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चे से जब ये लोग बड़े हो रहे थे, तब एवलिन हमें बताती है कि जब ये लोग बड़े हो रहे थे तब इसके फादर कभी भी इसके पीछे नहीं पड़ते थे, इसको डांटते नहीं थे, जैसे कि वो हैरी को और अर्नेस्ट को डांटा करते थे। बिकॉज शी वॉज अ गर्ल। क्यों नहीं डांटते थे? क्योंकि ये लड़की थी ऑफ कोर्स, और इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था उनके मन में। तो जब ये बड़े हो रहे थे उस टाइम पे भी उनका बिहेवियर अच्छा था। बट लेटरली ही हैड बिगन टू थ्रेटन हर एंड से व्हाट ही वुड डू टू हर ओनली फॉर हर डेड मदर्स सेक। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हुई तो उसके फादर इसको थ्रेटन करने लगे। थ्रेटन का मतलब होता है डराना और धमकाना। तो इसके फादर इसको डराने लग गए, धमकाने लग गए और उससे यहाँ तक भी कह देते थे कि मैं इस जिंदगी में तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बस तुम्हारी मरी हुई माँ की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। मतलब मैं अगर तुम्हारे प्रति कोई भी ड्यूटी निभा रहा हूँ, तुमको इस घर में रख रहा हूँ, अपनी बेटी मान रहा हूँ, तो ये सब मैं तुम्हारी मरी हुई माँ को किए गए वादे की वजह से कर रहा हूँ, वरना मैं ये सब नहीं करता। तो ये सारी बातें तक उसको कह दिया करते थे उसके फादर जब वो बड़ी हुई थी। एंड नाउ शी हैड नोबडी टू प्रोटेक्ट हर। और अब हमारी एवलिन के पास में कोई भी नहीं है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसके फादर के अब्यूजिव और स्ट्रिक्ट नेचर से उसको बचा सके, उनकी वायलेंस से बचा सके। तो अब इसके पास में ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने फादर का कहना मानने के अलावा, घर का काम करने के अलावा, जॉब करने के अलावा, इसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। Ernest was dead and Harry, who was in the church decorating business, was nearly always down somewhere in the country. अब आगे क्या कह रहे हैं कि अर्नेस्ट जो था, अब इसके दो भाई बताए हैं जिनमें से अर्नेस्ट जो है वो तो मर चुका था, इसकी मदर भी ऑलरेडी डेड है और अर्नेस्ट जो है उसकी भी डेथ हो गई। और हैरी जो दूसरे नंबर का इसका ब्रदर है जो कि चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस के अंदर लगा हुआ था। चर्च के अंदर जो डेकोरेशन करते हैं फेस्टिवल के टाइम पे, या फिर अपन कह सकते हैं क्रिसमस के टाइम पे या न्यू ईयर के टाइम पे, तो चर्च पे डेकोरेटिंग करने के बिजनेस में वो लगा हुआ था। तो वो अक्सर शहर में ही रहा करता था, कंट्री साइड में ही रहा करता था, घर पे बहुत ही कम आया करता था क्योंकि ऑफ कोर्स वो ड्यूटी पे रहता था। बिसाइड्स द इनवेरिएबल स्क्वेबल फॉर मनी ऑन सैटरडे नाइट्स हैड बिगन टू वेरी हर अनस्पीकेबली। इसके अलावा जो भी स्क्वेबलिंग होती थी, स्क्वेबल करना क्या होता है? आर्गुमेंट करना, तू मैं करना, बातचीत, बहस हो जाना, तो उसको कहते हैं स्क्वेबलिंग। तो जो भी स्क्वेबल होती थी बाप बेटी के बीच में, कब? सैटरडे नाइट्स को पैसे के लिए। अब ये पूरे हफ्ते भर काम करती थी, पूरे महीने भर काम करती थी और सैटरडे नाइट्स को इसके फादर इससे पैसे मांगते थे। तो हर
सैटरडे नाइट को इनके बीच में स्क्वेबलिंग होती थी, बहसबाजी होती थी। और ये जो स्क्वेबल था ये बिल्कुल इनवेरिएबल था। इनवेरिएबल मतलब हर हफ्ते ये बिल्कुल सेम चलता था। हर हफ्ते का ये रूटीन हो गया था कि उसके फादर और एवलिन के बीच में बहसबाजी होगी पैसों को लेकर के। तो ये बिल्कुल इनवेरिएबल था, इसके अंदर कभी कोई चेंज नहीं आता था, ये एक रूटीन की तरह बन गया था। तो हर सैटरडे नाइट को होने वाला ये इनवेरिएबल जो बहसबाजी है, स्क्वेबल है, इसकी वजह से वो बिना कुछ कहे बिना ही थक जाती थी। कहने का ये मतलब है कुछ चीजें ऐसी होती है जिस आर्ग्यूमेंट में आप पढ़ना भी नहीं चाहते लेकिन आप फिर भी थक जाते हो, काफी वियरी कर देती है वो चीजें आपको। तो हर सैटरडे को ऐसा ही होता था। तो इन बातों के बारे में सोच सोच कर भी वो काफी टायर्ड और वियरी फील किया करती थी। शी ऑलवेज गेव हर एंटायर वेजेस। वेजेस होती है कमाई, तनख्वाह जो मिलती है, पेमेंट जो मिलती है वो होती है वेजेस। 7 shillings एंड हैरी ऑलवेज सेंट अप व्हाट ही कुड। अब एवलिन जो उस शॉप में काम किया करती थी मिस गैवन के पास में, तो वहां पर जॉब करने से इसको मंथ में 7 shillings मिलते थे। तो 7 shilling जो है वो पूरी की पूरी वेजेस अपने फादर को दे दिया करती थी मंथ के एंड में। और हैरी जो है ऑफ कोर्स वो भी चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में लगा हुआ था। तो इनके घर में ये 2 ही अर्निंग मेंबर थे। तो ये भी अपनी पूरी कमाई जो 7 shillings है वो अपने फादर को दे दिया करती थी। और हैरी जो है वो भी चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस के अंदर जो कुछ भी कमाया करता था उसका कुछ पार्ट मतलब अपना खर्चे का पैसा निकाल करके वो भी अपने फादर को पैसे भेज दिया करता था, जितने भी पैसे वो भेज सकता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर पैसे की तो शॉर्टेज नहीं है, इसके फादर को मंथली अमाउंट मिलता है घर खर्चा चलाने के लिए। लेकिन फिर भी इनके घर में बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट, उस आदमी का नेचर नहीं बदलता है, बिल्कुल वायलेंट अब्यूजिव काइंड ऑफ पर्सन है वो। तो इसकी वजह से एवलिन बहुत ज्यादा परेशान रहती है और इसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने देखा कि एवलिन जो है वो और उसका जो छोटा ब्रदर है हैरी, ये दोनों ही इनसे जितना बन सकता है उतने पैसे अपने फादर के पास में भेजते हैं मंथ के एंड में। लेकिन फिर भी इनके घर की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हो पाती। बट द ट्रबल वॉज टू गेट एनी मनी फ्रॉम हर फादर। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी, बच्चे तो फादर को पैसे दे दिया करते थे लेकिन इनके फादर से उस मनी को वापस ले पाना किसी भी काम के लिए वो काफी मुश्किल रहता था। यही सबसे बड़ी ट्रबल थी, परेशानी थी। He said she used to squander the money that she had no head, that he wasn't going to give her his hard-earned money to throw about the streets. उसके फादर, एवलिन के फादर जो है वो एवलिन से क्या कहा करते थे कि she used to squander the money. स्क्वेंडर जो होता है इसका मतलब होता है बर्बाद करना, वेस्ट करना पैसे को। तो वो एवलिन से कहते थे कि एवलिन जो है वो बहुत सारा पैसा बर्बाद करती है, इसके अंदर कोई दिमाग तो है नहीं। नो हेड मीन्स माइंड नहीं होना, किसी में दिमाग नहीं होना। उनका ये कहना था कि एवलिन को बिल्कुल पता नहीं है कि पैसे को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो वो कहते थे कि एवलिन तुम पैसा बर्बाद करती हो बहुत ज्यादा क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, पैसा कैसे यूज करना है वो तुम्हें नहीं आता, और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अपनी इतने हार्ड वर्क से कमाया हुआ पैसा नहीं दूंगा। बल्कि वो पैसा उसका था भी नहीं, उसके बच्चों का था, लेकिन वो फिर भी इस तरीके से टॉर्चर भरी बातें अपने बच्चों के साथ में किया करता था। मैं तुम्हें अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं दूंगा ताकि तुम इस पैसे को जाकर के सड़कों के ऊपर फेंकाओ, मतलब कि वेस्ट करके आ जाओ, इसीलिए मैं तुमको वो पैसा नहीं दूंगा। तो यहाँ पर इनके फादर से वापस किसी काम को करने के लिए पैसे ले पाना काफी मुश्किल हो जाता है। And much more, for he was usually fairly bad on Saturday night. और इससे भी मेन बात यह है कि वो हमेशा उसका जो मूड है वो बैड ही रहा करता था, उसका टेम्पर बैड ही रहा करता था, स्पेशली ऑन सैटरडे नाइट्स को, क्योंकि संडे इज दी हॉलीडे और संडे के दिन ही एवलिन घर पे रहती थी। वो सारा जो हाउस होल्ड का जो भी प्रोविजंस वगैरह है वो लाती थी मार्केट से, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते थे। तो ऑफकोर्स वो सैटरडे नाइट को अपने फादर से मांगेगी और इसको ऑलरेडी पता होता था, तो हर सैटरडे नाइट को इसका मूड खराब ही रहता था। इन द एंड ही वुड गिव हर the money and asked her had she any intention of buying Sunday's dinner. और पूरी स्क्वेबलिंग हो जाती, आर्गुमेंट हो जाता बाप बेटी के बीच में, अच्छी तरीके से लड़ाई हो जाती सैटरडे नाइट को। तो फिर बाद में वो अपनी बेटी से जाकर के कहते, उसको कुछ पैसे देते और कहते कि क्या तुम्हारा कोई इंटेंशन है, क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है कि भाई तुम मार्केट जाकर के संडे के डिनर की कोई तैयारी कर लोगी, क्या कुछ अरेंजमेंट करोगी, कुछ सामान लेकर के आओगी। तो ऐसा कह के उसको ताना मार करके कुछ पैसे भी वो दिया करते थे। Then she had to rush out as quickly as she could.
फिर वो पैसे लेकर के बेचारी ऑफ कोर्स लेट हो जाता था, तो वो पैसे लेकर के बेचारी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो मार्केट में जाती थी एंड डू हर मार्केटिंग, और वो फटाफट से जल्दी जल्दी करके मार्केटिंग करती थी। अपना सारा जो भी प्रोविजन का आइटम था उसको खरीदना था, वो सारा का सारा सामान वो खरीदती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको वापस जल्दी घर पर आकर आने के बाद में सबके लिए खाना वगैरह भी तैयार करना होता था। तो वो जल्दी से मार्केटिंग का काम करती थी, बाजारी करती थी, होल्डिंग हर ब्लैक लेदर पर्स टाइटली इन हर हैंड। वो जाती थी और पूरे मार्केट एरिया के अंदर अपना जो ब्लैक कलर का लेदर का पर्स वो लेकर के जाती थी, जिसके अंदर पैसे होते थे जो कि उसके फादर ने बड़ी मुश्किल से उसको दिए थे सामान लाने के लिए। उसको बड़े टाइटली पकड़ करके रखती थी कि कहीं वो चोरी ना हो जाए या फिर उस पर्स को कोई ले ना जाए। एज शी एल्बोड हर वे थ्रू दी क्राउड, जैसे ही ऑफ कोर्स मार्केट में जाएगी तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, तो जैसे उस भीड़ को चीरते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती थी, अपनी कोहनी से धक्का लगाते हुए बाकी के कस्टमर्स को साइड में करती थी और भीड़ में आगे की तरफ बढ़ती थी, तो उस पर्स को वो बहुत ध्यान से संभाल के पकड़ के रखती थी और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी ताकि वो पैसे उससे छिन ना जाए या चोरी ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही वो पैसे उसने लिए हैं अपने फादर से। तो काफी स्ट्रगलिंग उसकी लाइफ रही है, काफी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है। घर पे इतना हार्ड वर्क करना, वर्क प्लेस पे इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसके हाथ में पैसे नहीं है, और पैसे अगर मिलते भी है तो वो उसको ताने सुनने के बाद में मिलते हैं। तो काफी प्रॉब्लमेटिक है एवलिन की लाइफ, और ऐसी लाइफ से वो काफी परेशान है। तो एवलिन बेचारी वो पर्स लेकर के मार्केट में जाती है, सामान खरीदती है, भीड़ को चीरते हुए उस पर्स को टाइटली पकड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ती है एंड रिटर्निंग होम लेट अंडर हर लोड ऑफ प्रोविजंस। और फिर वो खाने पीने का सारा सामान, सब्जी वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ अरेंज करके उस पूरे वजन को लोड करके वो लेट नाइट घर पे आती है। शी हैड हार्ड वर्क टू कीप द हाउस टुगेदर। ऑफ कोर्स वो उस घर को जोड़े रखने के लिए, उस घर के सारे मेंबर्स को खुश रखने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है, काफी ज्यादा मेहनत करती है। घर पे भी और वर्क प्लेस पे भी काफी ज्यादा उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड टू सी दैट द 2 young children who had been left to her charge went to school regularly and got their meals regularly. उसके फादर के अलावा उसकी 2 छोटी सिस्टर्स और थी उसके घर पे, तो उनका भी उसको पूरा ध्यान रखना पड़ता था। ये देखना पड़ता था कि वो 2 छोटे बच्चे जिनको कि उनकी मम्मी जो है इसके चार्ज में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के गई थी, वो बच्चे रेगुलरली स्कूल जाएं, उनको रेगुलरली अपना खाना मिले खाने के लिए। तो ये सारी चीजें भी एवलिन को ही मेक श्योर करनी पड़ती थी। तो ऑफ कोर्स अपन समझ सकते हैं कि इसकी लाइफ में इसके ऊपर कितना ज्यादा बर्डन, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इट वॉज हार्ड वर्क, अ हार्ड लाइफ। ऑफ कोर्स काफी हार्ड वर्क था इसकी लाइफ में, और ये जिस तरीके की लाइफ जीती थी ये काफी हार्ड लाइफ थी। ऐसी लाइफ के लिए कोई भी डिजायरेबल नहीं होता, कोई भी डिजायर नहीं करता है ऐसी लाइफ अपने लिए। बट नाउ दैट शी वॉज अबाउट टू लिव इट, शी डिड नॉट फाइंड इट अ होली अनडिजायरेबल लाइफ। एंड ऑफ कोर्स अब जब वो फाइनली ऐसी लाइफ को छोड़ करके दूर जा रही थी, ऑफ कोर्स उस अपने बॉयफ्रेंड फ्रेंड के साथ में वो भाग रही थी, तो ऑफ कोर्स उसको अपनी ये जो लाइफ है अब पूरी तरीके से अनडिजायरेबल, अनचाही नहीं लगती है। देखिए क्या होता है, कोई चीज तब तक अपन को नापसंद आती है जब तक हमारे पास उसको छोड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है तो हमको जो पहले वाली चीज है जो बिल्कुल नापसंद थी वो भी धीरे धीरे पसंद आने लगती है, क्योंकि अब हम उस चीज के अंदर फंसे हुए नहीं हैं, हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है जाने के लिए या करने के लिए। तो यहाँ पर एवलिन के साथ में यही हो रहा है। पहले इसको ये लाइफ काफी अनडिजायरेबल लगती थी, अनचाही, बिल्कुल नापसंद थी उसको ये लाइफ, लेकिन क्योंकि अब ये इस लाइफ को छोड़ करके दूर जा रही थी तो अब उसको ये लाइफ थोड़ी थोड़ी पसंद भी आने लग गई थी, उतनी भी अनडिजायरेबल नहीं लगती थी। So dear students, we are done with the first part with deep and line to line explanation. If you go through this video, you will completely be able to understand line to line explanation of chapter. So we will meet you in next video. If you find this video helpful, don't forget to share, subscribe and like. Thank you very much.